नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद जोशी इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो हम कवर करने वाले भारतीय राजनीति, चुनाव और संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजनीति विज्ञान का टॉपिक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। जहां हम जानेंगे कि संविधान संशोधन में वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके अलावा संविधान के किस अनुच्छेद में बजट को हर साल लाने का प्रस्ताव रखा था। और अगला प्रश्न हमारा होगा, निम्न में से राज्य सूची का विषय नहीं है। और अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। और इसके अलावा हम जानेंगे भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है जब वह त्याग मतलब इस्तीफा लेता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के हमारे टॉप सेलेक्टेड 10 प्रश्न होने वाले जो कि हम कवर करेंगे डीप डेफिनेशन के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है, किस संविधान संशोधन में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें चुनाव में वोट देने की यानी कि मताधिकार करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। ठीक है, तो अब जानते हैं 61वां संविधान संशोधन क्या था। तो दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करते हुए मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत हुआ, अगर पेपर में आता है कि 61वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत हुआ, तो यह हुआ 326वें अनुच्छेद के तहत। ठीक है दोस्तों, 326 अनुच्छेद के तहत 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जो मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर पूछा जाता है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो यह हुआ 28 मार्च 1980 में यह संशोधन हुआ। वहीं यह किसके द्वारा किया गया, तो यह उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। आशा करता हूं कि आपको तीनों इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट को हर साल लाने का प्रस्ताव रखा गया। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 112 में इसको रखा गया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 112 के तहत बजट को हर साल लाने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न कहता है, बजट कौन पेश करते हैं। तो बजट वित्त मंत्री और देश के राष्ट्रपति प्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बजट आता है उसे देश के वित्त मंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वहीं इसमें कितने सदन शामिल होते हैं, तो इसमें दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के प्रतिनिधि और राज्यसभा के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं और अपनी स्कीम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं बजट का समय क्या होता है, तो बजट प्रत्येक साल के लिए यानी कि एक वर्ष के लिए लाया जाता है, जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। आशा करता हूं कि आपको ये इंपोर्टेंट पॉइंट भी अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक का हमारा तीसरा प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क राज्य सूची का विषय नहीं है, क्योंकि यह बॉर्डरों पे लिया जाता है। या तो आपके राज्य के बॉर्डर पे लिया जाएगा या फिर केंद्र के बॉर्डर पे, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बॉर्डर पे लिया जाएगा, जो कि केंद्र के अंदर आता है। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि सीमा शुल्क किसके अंडर आता है, तो यह केंद्र सरकार के अंडर आता है। बाकी जो न्याय है, न्याय हमारा उच्च न्यायालय देता है, तो न्याय भी राज्य के अंदर आता है। पुलिस भी राज्य के अंदर आती है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस भी होती है। इसके अलावा जो पुलिस जेल भेजते हैं, तो जेल भी राज्य के अंडर आता है, पर सीमा शुल्क राज्य के अंडर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट कहते हैं, सीमा शुल्क अधिनियम कब बना। तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में बना था। वहीं इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है आयात या निर्यात। ठीक है दोस्तों, या तो सामान आएगा या सामान जाएगा, ये गाड़ियां आएंगी या जाएंगी, तो आयात निर्यात इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यह हो गए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला यानी कि चौथा प्रश्न कहता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर है सन 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी एक संवादात्मक पार्टी थी, यानी कि इसका कार्य था संवाद करना। इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट का पहला प्रश्न कहता है, इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है, इसका मुख्यालय कहां था। तो इसका मुख्यालय कानपुर में स्थित था। ठीक है, वहीं इसका विघटन कब हुआ, यानी कि यह कब विभाजित हुई, तो यह हुई सन 1964 में विभाजित। ठीक है दोस्तों, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। आशा करता हूं कि आपको यह इंपोर्टेंट पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला यानी कि पांचवा प्रश्न कहता है, भारत का
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि उनसे बड़ा कोई नहीं है भारत में। ठीक है, भारत का प्रथम पुरुष राष्ट्रपति माना जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं यानी कि त्यागपत्र देते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पेपर में आता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र यानी कि जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है या फिर वो कार्य नहीं करना चाहते, इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वो किसे देते हैं? तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसका पहला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 56 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रदान कराते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य होता है, उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कि आप एलिजिबल हैं, आप शपथ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन दिलाते हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं। यो कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और जानते हैं अपना अगला प्रश्न है। वो कहता है लोकपाल एवं लोक आयुक्त शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधव द्वारा यह दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है लोकपाल और लोक आयुक्त शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो यह किया था डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधव द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते तो इसका पहला प्रश्न कहता है लोकपाल और लोक आयुक्त शब्द कब गढ़ा? तो इसका राइट आंसर है सन 1960 में यह गढ़ा था। और किसने गढ़ा था? लक्ष्मीदास सिंधव द्वारा। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 2014 को यह लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, कब हुआ? 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, ये कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा 7वां प्रश्न कहता है किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों वैसे तो बता दूं कि हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। वहीं अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर का भी अपना खुद का उच्च न्यायालय है। पर इसके अलावा जो हमारे 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास अपना कोई भी उच्च न्यायालय नहीं है। जहां दमन और द्वीप मुंबई के साथ अपना उच्च न्यायालय साझा करता है और इसके अलावा पौंडीचेरी जो है वो मद्रास के साथ करता है और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो केरला के साथ, यानी कि केरला का उच्च न्यायालय ही लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय माना जाता है। तो ये है इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। अलावा जो इसके और इंपोर्टेंट पॉइंट कहते हैं वो कहते हैं दिल्ली और जम्मू कश्मीर भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो 6 और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास अपना कोई उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, वहीं इसके अलावा इसका दूसरा प्रश्न है वो कहता है दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 31 अक्टूबर 1966 को। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पेपर में पूछा जाए दिल्ली की स्थापना कब हुई तो यह हुई 31 अक्टूबर 1966 को। ठीक है दोस्तों, यह हुआ इसका राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 8वां प्रश्न कहता है संविधान के प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो हमारे जो संविधान के प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई है। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते तो इसका पहला प्रश्न कहता है कि हमारे प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान बनाते टाइम? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे भीमराव अंबेडकर, यानी कि BR अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, 9वां प्रश्न कहता है KM मुंशी का संबंध है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से KM मुंशी का जो संबंध है वो है प्रस्तावना समिति से। ठीक है दोस्तों, KM मुंशी प्रस्तावना समिति से संबंधित थे क्योंकि यह उसके सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, वहीं अब बढ़ जाते हैं अपने आज के आखिरी यानी कि 10वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 10वां प्रश्न कहता है बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1960 में। ठीक है दोस्तों, बेरूबाड़ी जो मामला था वो 1960 में हुआ। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसका इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो कहता है बेरूबाड़ी किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत पाकिस्तान की सीमा से संबंधित है जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पेपर में आता है कि बेरूबाड़ी कहां पड़ता है तो यह एक सीमा संवाद है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है और यह भारत पाकिस्तान का सीमा समझौता था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।